बुलेटिन में अब बात करेंगे कराची के मौसम के हवाले से। कराची में गुज़िश्ता रोज से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होती है, फिर रुक जाती है। महकमा मौसमियात अब तक होने वाली बारिशों के आदादो शुमार भी जारी कर चुका है। कराची से तैयार करदा रिपोर्ट में देखिए। कराची में बादलों के डेरे बरकरार। गुज़िश्ता रोज से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी। रात भर कभी हल्की तो कभी तेज बारिश हुई। गली मोहल्लों, सड़कों और चौरंगियों के तरफ बारिश का पानी जमा है। अंडर पासिस में भी पानी जमा होने से शहरियों को सफर में दुश्वारी पेश आ रही है। कुछ इलाकों में बल्दियाती अमला पानी की निकासी की कोशिश करता भी नजर आ रहा है। महकमा मौसमियात के जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 24.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची में 12.6, PAF बेस फैसल पर 20, ओल्ड एयरपोर्ट पर 10.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यूनिवर्सिटी रोड पर 9.1, सादी टाउन में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मजीद आपको बताएं तो कराची में तूफानी बारिशों के इम्कानात टल चुके हैं। महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान शाहीन के हवाले से 5वां अलर्ट जारी कर दिया, जिसके मुताबिक समुद्री तूफान कराची से 280 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जिससे कराची में तेज हवाएं और मुअत्तदल बारिश हो सकती है। ताहम गवादर, लसबेला और बलूचिस्तान के दीगर अजला में अब भी तूफानी बारिशें हो सकती हैं। माही गिरों को खुले समंदर में 3 अक्टूबर तक जाने से गुरेज की हिदायत की गई है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा खसूसी किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं। किरण खान, आगाह कीजिएगा, कराची में तूफ़ानी बारिशों के इम्कानात टल गए हैं, क्या कहना है महकमा मौसमियात का? जी बिल्कुल, कराची में तूफ़ानी बारिशों के इम्कानात टल चुके हैं। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर और चीफ मेट हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज साहब। इनसे पूछते हैं, सरफराज साहब मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि ये इम्कानात तो अब टल गए हैं, लेकिन समुद्री तूफ़ान जो है अब वो बन गया है, वो उसका रुख किस तरफ है और कौन कौन से बलूचिस्तान के अजला जो है वो मुतासर हो सकते हैं और कराची और सिंध के शहरों को कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, पहले इम्कान ये था कि जो डिप्रेशन या जब ये साइक्लोन बनता है तो उसका ट्रैक अगर सिंध के करीब से गुजरता है रहता है, उसका ट्रैक अगर सिंध के करीब से रहता है तो फिर ज़्यादा बारिश के चांसेस थे, हेवी बारिश। उसी के पेश नज़र अर्बन फ्लडिंग का खदशा ज़ाहिर किया गया था और तेज़ आंधी का भी। तो अब चूँकि उसका ट्रैक यहाँ से हट गया है, कराची के जनूब मगरब में अब मौजूद है 280 किलोमीटर के फासले पर, और मज़ीद उसका रुख शुमाल मगरब के बजाय अब मगरब की तरफ है, वेस्टवर्ड है। तो शुमाल मगरब की जानिब अगर रहता है तो फिर खदशा पहले ये था, कल तक या आज सुबह तक भी ये खदशा था कि वो बलूचिस्तान के जो हमारे साहिली इलाके हैं, गवादर और पसनी, उनको जाके हिट कर सकता था अगर शुमाल मगरब की तरफ रहता। चूँकि उसके ट्रैक में शिफ्ट आ गया है, अब वो मगरब की जानिब है तो ज़्यादा इम्कान ये है कि ओमान की तरफ चला जाएगा। कराची और बाकी सिंध के लिए अब स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन है, अलबत्ता विंडी रहेगा, जैसे आज तेज़ हवाएं आज भी चल रही हैं, गुज़श्ता कल भी चलती रही हैं, तो ये उसी के इन्फ्लुएंस में तेज़ हवाएं चल रही हैं और समंदर में तूफ़ानी भी रहेगी। बलूचिस्तान के शहर हैं जो गवादर, पसनी, जीवानी और मारा, हब और आगे ऊपर चलें आप तो लसबेला और तुरबत, वहाँ पर तेज़ बारिश का इम्कान है, अभी भी खदशा है और तेज़ आंधी भी चल सकती है उधर। और वो जो कोस्टल पट्टी है वहाँ पर इम्कान ये है कि तेज़ बारिश के नतीजे में वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग की किसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। समंदर में रफनेस अलबत्ता सिंध के साहिल से लेके गवादर तक रहेगी और उसके नतीजे में फ़िशरमैन को फ़िलहाल उनके लिए अलर्ट बरकरार है कि वो 3 अक्टूबर तक खुले समंदर में ना जाएं। तो यानी अब हम ये कह सकते हैं कि कराची से और सिंध के दीगर अजला से अर्बन फ्लडिंग के जो खतरात हैं वो भी टल गए, क्योंकि बारिश तो तेज़, अब जो तूफ़ानी बारिश एक्सपेक्ट की जा रही थी वो तो अब उसका खतरा भी टल गया है। जी, काफ़ी हद तक टल चुका है। अब अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल नहीं होगी और वहाँ सिर्फ बलूचिस्तान के जो साहिली शहर हैं वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल हो सकती है किसी किसी जगह पर, सिंध के लिए नहीं है अब बशमूल कराची। और मुकम्मल तौर पर ये जो तूफ़ान है, जो समुद्री तूफ़ान अब बन गया है शाहीन, ये कब तक जो है वो ख़त्म हो जाएगा? ओमान से जब जाएगा ओमान की तरफ तो उस वक्त जाके ख़त्म होगा जब टकराएगा? देखिए, अभी ये पहली जो स्टेज होती है ना, ट्रॉपिकल स्टॉर्म या साइक्लोनिक स्टॉर्म, उसकी मतलब बुनियादी अगर हम डेफिनेशन वाइज बात करें तो 34 से 47 नॉटिकल माइल फी घंटा इतनी हवाएं उसके सेंटर के आसपास चल रही होती हैं। तो ये पहली स्टेज है। इम्कान ये है चूँकि उसको फेवरेबल कंडीशंस मुयसर हैं अभी भी सी सरफेस के ऊपर, और अब कोस्ट से हट के खुले समंदर पर है तो खुले समंदर पर उसको इंटेंसिफाई होने के चांसेस बढ़े जाते हैं। तो अब वो सीवियर में कन्वर्ट हो सकता है और फिर ओमान के साहिल के जब करीब जाता है तो दोबारा सीवियर से वापस आ सकता है, क्योंकि आगे सी सरफेस टेम्परेचर निस्बतन कम है। तो ये है कि हमारा एरिया अब डायरेक्ट उसकी कोई उसमें मतलब हिट करने का खदशा नहीं है। जी
जी बिल्कुल, जैसे कि सरफराज साहब ने कहा कि कराची और सिंध की साहिली पट्टी को कोई ख़तरा नहीं है, जबकि ये भी बलूचिस्तान के करीब से जो है मकरान को उसके करीब से गुजरेगा, जहाँ पर उसके जो असरात हैं वो नमूदार हो सकते हैं और वहाँ पर जो बलूचिस्तान के जो दीगर अजला हैं वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से। ठीक है, महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान शाहीन के हवाले से 5वां अलर्ट जारी कर दिया है। हमारे साथ मौजूद थी किरण खान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी जमा है। चौरंगियों के इतराफ और अंडरपासेस में भी पानी मौजूद है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ वकास बाकिर से। वकास बाकिर, बताइएगा निकासी आपके कैसे इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, कराची के भीगे भीगे पुरकैफ मौसम के नज़ारे तो मेरे कैमरामैन अली इमरान आपको दिखाएंगे। मैं इस बारिशों के दौरान जो कराची में मजमूई सूरत हाल है उसके हवाले से आपको रिपोर्ट करूं कि पहली मरतबा कुछ सूरत हाल कदरे बेहतर दिखाई देती है। रात गए बारिश का सिलसिला वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहा और मुस्तकिल बारिश का हल्की बारिश होती रही, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई सूरत हाल खासी बेहतर रही है। ताहम लियाकताबाद, न्यू कराची, सुरजानी, यूसुफ गोड के वो इलाके जो कि कुछ नशेबी इलाके हैं वहाँ पर मसाइल यकीनी तौर पर हुए। मजमूई तौर पर जिला वस्ती के बेशतर इलाकों में सूरत हाल इस वक्त तक कंट्रोल में है, लेकिन जो मज़ाफ़ाती आबादियाँ हैं, जो दीगर जो रिहायशी इलाके हैं, जो पुराने इलाके हैं, वहाँ पर सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है। वकास बाकिर आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बड़ा बोझ। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 127 रुपये 30 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल मजीद 2 रुपये महंगा हो चुका है। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 7 रुपये 5 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जबकि LPG की कीमतों में 29 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया है। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बड़ा बोझ। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 4 रुपये इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 127 रुपये 30 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल मज़ीद 2 रुपये महंगा हो गया। मट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत में 7 रुपये 5 पैसे का इजाफा कर दिया गया। LPG की कीमतों में 29 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया है। लाइट डीजल की कीमत 8 रुपये 82 पैसे फी लीटर महंगी कर दी गई। अपोजिशन ने कौमी असम्बली इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। हाथों में बैनर्स उठाकर नशस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी की। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की गई। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर राइस का घेराव कर लिया। बादजा अपोजिशन ने कौमी असम्बली इजलास के बायकॉट का ऐलान कर दिया। तफसीलात जान देते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ राना तारिक से। राना तारिक, कौमी असम्बली के इजलास का अहवाल बताइए, किन अरकान की जानिब से शोर शराबा किया गया? जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली में आज फिर हंगामा आराई हुई है। कौमी असम्बली का इजलास हुआ, तिलावत कलाम पाक के बाद वक्फा सवालात लिया गया। इसके दौरान अपोजिशन अरकान की तरफ से जो है वो शदीद एहतजाज किया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हालिया रात को इजाफा किया गया है इस पर जो है वो शदीद इस्तीफा नजर आए। उसमें तमाम अपोजिशन अरकान, इसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी तरफ से जो है वो शदीद एहतजाज किया गया और प्ले कार्ड जो है वो उन्होंने उठाए रखे और उन्होंने शदीद एहतजाज जारी रखा। और बाद तमाम अरकान जो है वो स्पीकर डाइस के करीब आ गए और स्पीकर डाइस का जो है वो घेराव कर लिया। उन्होंने शदीद नारेबाजी जारी रखी। इसी इस्लाम में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर जो है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने नुक्ता इतराज पर बात करना चाहिए कि मुझे पॉइंट ऑफ आर्डर पर बोलने दिया जाए, जिस पर स्पीकर ने उनको इजाजत नहीं दी। पर साथ ही उन्होंने स्पीकर की जानिब से इजाजत ना देने पर शोर शराबा किया गया। राना तारिक इजलास का अहवाल बता रहे थे, शुक्रिया। तो उधर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम में 4 से 8 और LPG मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान नियाज़ी IMF चले गए और आवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया है। महंगाई के हफ्तावार बम गिराकर आवाम से जिंदा रहने का हक छीन लिया गया। हुकूमत महंगाई की छुरी से आवाम का गला और जेब काट रही है। कायदे पे इख्तलाफ शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम में 4 से 8 और LPG मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा वापस लेने का मुतालबा सामने आया है। आवाम पर एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, जिस पर शहरी बिलबिला उठे हैं। कहते हैं महंगाई ने जीना दो भर कर दिया है। मजीद क्या कहना है आप ही जान लिए।
सबसे ज़्यादा परेशानी है हम लोगों को। इतना परेशानी है कि हर महीने में ये पेट्रोल बढ़ रहा है, हर महीने में पेट्रोल बढ़ रहा है। पेट्रोल बढ़ रहा है तो हर चीज़ बढ़ रही है। यहाँ पे अभी तनख्वाह लेके आओ, एक दिन में ख़त्म। गाड़ियाँ को बेचेंगे और कोई साइकिल वाइकिल लेंगे, बाकी ये पेट्रोल का तो भाई हम पूरा नहीं कर सकते। रिटायर आदमी है, पूरा नहीं पड़ता। बहरहाल अल्लाह हिदायत दे बड़े हमारे। इसमें महंगाई का बहुत असर पड़ता है हर आम तबके को, गरीब को, ड्राइवर हजरात को, गाड़ियों को, ट्रांसपोर्ट को, हर चीज़ पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। 100 रुपये की ले जाएं, अपना आटा ले जाएं या पेट्रोल डलवाएं। मुझे पता कितना पेट्रोल हर महीने में ये बढ़ाते रहते हैं, इनको खुदा का खौफ नहीं है। डे बाय डे पेट्रोल बढ़ाए जा रहे हैं और हर चीज़ महंगी हो रही है। गरीब आदमी और गरीब हो जा रहा है, अमीर आदमी को फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। पहले जो वादे किए गए थे कि सस्ताई होगी, लेकिन ये दिन ब दिन महंगाई तो होती जा रही है, तो हम गरीबों के लिए तो जुल्म है। हर चीज़ महंगा हो रहा है, आटा, चीनी वगैरह, पेट्रोल, डीजल। हम लोग किधर जावे? अभी गरीब बंदा किधर जावे? पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है तो काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है और पेट्रोल ही मेन चीज़ है जिससे हर चीज़ जो है असर करती है। हुकूमत तो यही कर रहे हैं, हम लोगों का खून अभी वो कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं। खून खुश हो जाएंगे, फिर एक लोग बोले अभी सस्ता हो जाएंगे। जो लोग तबका है वो तो बिल्कुल मर गया है, उनको खरीदने खाने को कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट को कम से कम इस फैसले पर अपनी नज़रसानी करनी चाहिए। स्टूडेंट लोग हैं, पहले हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि हम लोगों को लिमिटेड खर्चा मिलता है घर से। इस नोटिस को वापस लिया जाए और इस पे और सोचा जाए, इसको कम किया जाए। पहले बहुत ज़्यादा है, दोबारा महंगा कर दिया तो स्टूडेंट बड़ी मुश्किल में है। तो खान साहब को चाहिए कि पेट्रोल सस्ता करे और भी चीज़ें सस्ती। अवाम की राय आपने जानी। नाज़रीन, महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। अमेरिकी डॉलर मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है। उधर पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त हो रहा है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे सेनेट इजलास में, जहां पर रज़ा रब्बानी इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। 22 रुपए 4 पैसे लाइट डीजल पे 2 रुपए और लाइट डीजल पे 5 रुपए जनाब चेयरमैन इंक्रीज कर दिया गया। मिट्टी के तेल के ऊपर जनाब चेयरमैन 7 रुपए इंक्रीज कर दिया गया। ये जो निर्खें इस वक्त पेट्रोल की हैं जनाब चेयरमैन, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर 1947 से लेके 2021 के अंदर these are the highest rates of petrol that this country has ever witnessed. जनाब चेयरमैन, मुझे ये बात आप ना कहें कि बैनुल अक़वामी तौर पे कीमतें बढ़ गई। आपने सऊदी अरेबिया के चेयरमैन नादरा मोहम्मद तारिक मलिक ने हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान के हमरा पाकिस्तान हाई कमिश्नर लंदन में जानशीनी के सर्टिफिकेट काउंटर का इफ्तिताह कर दिया। ये सहूलत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दरख्वास्त जमा कराने के 15 दिन के अंदर अपने जानशीनी सर्टिफिकेट पर कार्रवाई करने के काबिल बनाएगी। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन नादरा मोहम्मद तारिक मलिक ने हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान के हमराह पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में जानशीनी के सर्टिफिकेट काउंटर का इफ्तिताह कर दिया। जानशीनी सर्टिफिकेट के इजरा की सहूलत के पहले मरहले में सिर्फ पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी मुस्तफीद हो सकेंगे। इससे कबल अदालतों से जानशीनी सर्टिफिकेट जारी किया जाता था, जिसके लिए पूरे खानदान को पाकिस्तान जाना पड़ता था। इस काउंटर के इजरा से फैमिली के सिर्फ एक फर्द को जानशीनी सर्टिफिकेट दरखास्त शुरू करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा, जबकि खानदान के बाकी फर्द हाई कमीशन के नादरा विंग में बायोमेट्रिक करवा कर या ऑनलाइन खुद अपनी रजामंदी देंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने कहा कि यह सहूलत शफाफ, महफूज और मुनज़्ज़म अंदाज में जानशीनी सर्टिफिकेट के इजरा को यकीनी बनाएगी, जिससे वरासा को सहूलत मिलेगी। हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान ने पाकिस्तान के आम शहरियों के लिए महफूज और मौसर अंदाज में बुनियादी खिदमात को डिजिटल बनाने में चेयरमैन नादरा और उनकी टीम की कोशिशों को सराहा। जानशीनी सर्टिफिकेट एक मतलूबा दस्तावेज है जो जानशीन को जारी किया जाता है, जो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की मलकियत को कायम करता है। हाई कमिश्नर मौसम अहमद खान ने चेयरमैन नादरा को मिशन के काउंसलर सर्विसेज विंग का दौरा भी करवाया। आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले अपने आप को गैर महफूज महसूस करने लगे। लंदन के मेयर सादिक भी नस्ली और मजहबी तासुब का शिकार हो गए। सादिक खान कहते हैं कि रंग और नस्ल और मजहब की बुनियाद पर उन्हें मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में।
मुहज़्ज़ब माशरे की गैर मुहज़्ज़ब हरकत। थर्ड वर्ल्ड को हलाकियात बताने वाले माशरों में अदम बर्दाश्त और नस्ली और मजहबी तासुब इंतहाओं को छूने लगा। इस शहर के मेयर सादिक खान को इसी शहर की आवाम ने खौफ में मुब्तला कर डाला। सादिक खान कहते हैं कि वो भी अपने शहर में नस्ली और मजहबी तासुब का शिकार हैं। धमकियां मिलने के बाद पुलिस की दिन रात सिक्योरिटी हासिल करने पर मजबूर हो चुका हूँ। मुकामी मीडिया के मुताबिक मेयर सादिक खान को ये सिक्योरिटी इसकी रंगत और मुस्लिम अकीदे की वजह से मिलने वाली धमकियों के बाद हासिल करना पड़ी। इन हालात का इजहार सादिक खान ने लेबर पार्टी की कॉन्फ्रेंस से खिताब में किया। उनका कहना था कि पुलिस ने बताया कि मेरे अहले-खाना खतरे का शिकार हैं। वो अक्सर साइकिल चलाकर ऑफिस जाते हैं, ट्रेन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आम शहरियों की तरह मामूल की बात नहीं। उन्हें हतूत ईमेल्स के जरिए धमकियां मिली। ये इंतहाई खौफनाक बात है। मेयर सादिक खान का ये भी कहना था कि धमकियों का सिलसिला काफी अरसे से जारी था। मेयर होने की वजह से वो इस सूरत हाल और सिक्योरिटी बारे बातचीत करने से हिचकिचाते रहे। वो नहीं चाहते कि अकलीती पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले किसी दूसरे शख्स की सियासत में आने पर हौसला शिकनी हो। बरतानवी नशरियाती अदारे से इस्लामोफोबिया पर बात करते हुए मेयर लंदन सादिक खान ने नस्ली और मजहबी तासुब फैलाने वाले शरपसंद नासिर को दो टोक पैगाम दिया कि वो इस्लामोफोबिया का शिकार लोगों के आगे हथियार नहीं डालेंगे। Me saying it comes with the package is discouraging somebody to run to be the mayor, and so I don't talk about it. And so you've asked me the question. I've tried to be honest with you. It's probably the first time I've talked about it. I get emotional. I think the stance of our team during the Euros has given me the confidence to talk about it. I'm not going to allow these racists and these Islamophobes to intimidate me, and I will never bow to them. And we need to know what's going on. We need to know that the mayor of the greatest city in the world needs protection 24 hours a day, 7 days a week because of the colour of his skin and the God he worships. That can't be right. मेयर सादिक खान दूसरी बार लंदन के मेयर मुंतखब हुए हैं और नस्ल परस्ती, इस्लामोफोबिया के हवाले से खुद को मिलने वाली धमकियों के हवाले से उन्होंने पहली बार खुलकर इजहार ख्याल किया। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़, लंदन। नॉटिंघम में 40वें मुहर्रम की मुनासबत से शुहदाए करबला की याद मनाते हुए अब्बास हाउस से लेकर अल ज़हरा फाउंडेशन तक रैली मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तानी और दीगर मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अफराद ने भरपूर शिरकत की। ख़वातीन भी बड़ी तादाद में इन रैलियों में शरीक हुई। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे शहजाद अरमान की इस रिपोर्ट में। जब मुझे आपके कातिल ने शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए मौलाना मकबूल हुसैन अलवी की क़ियादत में रैली निकाली गई, जिसमें मुहिबान अहले बैत ने मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ शिरकत की। शोहदाए करबला की याद में निकाली गई इस रैली के शुरका लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए जुलूस की शक्ल में अल ज़हरा हाउस पहुँचे। इस रैली में बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शरीक होकर अहले बैत अतहार से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। अहले इश्क का रिश्ता है उस घराने से जहाँ कटे हुए सर भी कुरान पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज चहलुम सैयद व शुहदा के सिलसिले में नॉटिंघम ने हमने पहली मरतबा एक मशी वोक का बंदोबस्त किया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में यहाँ पे मोमिनीन और मोमनात अपनी बच्चों समेत यहाँ पे इस मशी में इस वोक में शामिल हुए। अर्बईन वोक का एहतमाम किया गया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 97 मिडलटन बुलेवार्ड से ज़हरा फाउंडेशन तक की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 20 वोक में हिस्सा लिया। We did a walk representing our Imam Hussein. Imam Hussein is the third Imam and of our Shia's third Imam, and he is a grandson of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are here to commemorate the day of Arba'in of our Imam Hussein alayhi salam, who sacrificed his life with his 72 loyal companions, with his sister and his family. He sacrificed everything for Islam. So we are gathered here to forgive our Imam Hussain alayhi salam. इस मौके पर मौलाना मकबूल हुसैन अलवी का कहना था कि हक व बातल की ताकतों में जब भी टकराव होगा, जीत हमेशा हक की होगी। बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने वहाँ फरमाया था, जनाब सैयद सज्जाद घबराओ नहीं, यहाँ कब्रें भी बनेंगी, यहाँ मज़ार भी बनेंगे, यहाँ दुनिया से ज़वार भी आएंगे और आज हम इसके शाहिद हैं। और मैं यहाँ नॉटिंघम से हिस्सा अर्बईन के मुख्तसर सी वोक भी हुई है।
मुकर्रीन का कहना था कि इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार की लाजवाल कुर्बानियाँ क़यामत तक इंसानियत की सरबलंदी के लिए मशले राह रहेंगी। बाद में शुरका ने अब्बास हाउस में नोहा ख्वानी की महफिल भी बर्पा की। पुरसोज महफिल और रैली का एहतमाम गुलाम अब्बास, आसिफ जैदी, आमिर अब्बास और महमूद जाफरी ने किया। शहजाद अरमान, 92 न्यूज़, नोटिंगम। पाकिस्तान फाउंडेशन की जानिब से पाकिस्तानी कल्चर और कौमी ज़ुबान के फ़रोग के लिए बर्मिंघम में कवाली नाइट के नाम से दिलकश तकरीब का एहतमाम किया गया। कवाली नाइट में तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात खावर राजा की इस रिपोर्ट में। ओवरसीज पाकिस्तानी दियार गैर में अपने कल्चर और कौमी ज़ुबान को नौजवान नस्ल तक मुंतकिल करने के लिए भरपूर किरदार अदा करते दिखाई देते हैं। पाकिस्तान फाउंडेशन ने भी फ़रोग उर्दू के लिए कवाली नाइट के नाम से बर्मिंघम के हाल में तकरीब मुनक्किद की। म्यूजिकल नाइट में मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कवाल ग्रुप ने अपने फ़न से सामीन से न सिर्फ तालियों की सूरत में खूब दादे तहसीन समेटी, बल्कि उन्हें झूमने पर मजबूर कर दिया। Have agreed towards, and Denmark has included Pakistan in the Danish energy transition initiative. This will help us promote our capacity building within the Ministry of Energy and how we can move ahead in this direction. We also discussed the advantages of enhanced parliamentary interaction and the need to promote it. I asked the foreign minister to look at the visa categorization that we have been put into and have a fresh look at the travel advisory that we have between our two countries. I thanked him for the support we've received on GSP Plus status from Denmark, and I'm looking forward to his continued support in the days ahead. I also shared with him the concrete steps Pakistan has taken in FATF, which are concrete, comprehensive, verifiable, and how Denmark should play its role in helping Pakistan out of the grey list. So I will conclude by thanking you once again for your visit to Pakistan, and hopefully collectively we will work together to build a better bilateral relationship and to see that our region is peaceful and stable. Thank you. Well, first of all, thank you so much, Foreign Minister Qureshi, for receiving me so kindly here in Islamabad. It's my first visit as Foreign Minister, and I believe almost first visit in 10 years from a Danish Foreign Minister to Pakistan. We had many virtual conversations, phone conversations, 3 times during August, and I'm really pleased that we can meet face to face and have I think a very productive, a very comprehensive discussion. We had a good and open discussion, and it was something that I really appreciate. We do not necessarily agree on everything, but we have many shared interests that we also had time to discuss and find solutions to. Listen, I once again want to convey my deepest gratitude to Pakistan for assisting with the Danish evacuation effort with rapid, efficient, and also substantial support, also in the airport, of course, in Islamabad. It was only hours after I spoke with Foreign Minister Qureshi, we were granted permission to use the airport facilities. Thank you, Minister, for that.
This arrangement has been crucial in our evacuation and became a model for a number of countries to follow. We also had opportunity yesterday to thank the staff in the airport that assisted Danish authorities and staff there during the evacuation effort. We have evacuated more than 1,000 people out of Kabul, our own nationals, people who work for us, and vulnerable Afghans and their families. We also discussed, and I appreciate that, the situation in Afghanistan in detail. We are, of course, deeply worried that Afghanistan become a safe haven for terrorist groups. The people of Pakistan knows the horrors of terrorism better than anyone else. 1,000 in this country have died, and Pakistan is a very important country in the region. So we had a frank and good discussion on how to deal with the new Taliban regime, how it can become the government in Afghanistan become more representative, inclusive, also respecting fundamental human rights, including the rights for all, including women and minorities, and also ensuring girls can go to school again. Things like that was very important. कनाडा में पाकिस्तान के कायम मकाम हाई कमिश्नर अमीर खुरम राठौड़ ने कहा है कि वो कनाडा में सिफारत के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत और उन्हें पाकिस्तान की कौमी तरक्की में शरीक करने के अलावा दोनों ममालिक के माबैन तिजारत और मुआशी ताउन को फ़रोग़ देने की कोशिश करेंगे और कैनेडियन यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में पाकिस्तानी तलबा और तालिबात की तादाद को बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो देंगे। कायम मकाम हाई कमिश्नर अमीर खुरम राठौड़ का मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के कौमी तरक्की में किरदार को न सिर्फ कदर की निगाह से देखती है बल्कि उन्हें पाकिस्तान का असासा समझती है, जिन्होंने पिछले साल 29 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत की तरसे लाते ज़र पाकिस्तान भिजवाकर मुल्की मईशत को न सिर्फ संभाला दिया बल्कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स में भी बढ़ चढ़कर सरमायाकारी की, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों में तवाज़ुन को मुनासिब हद तक बरकरार रखने में मदद मिली।